डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या की बरसात में। आज के इस वीडियो में हम लोग समास के अन्य दो प्रकार बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास का अध्ययन करेंगे। बहुब्रीहि समास किसको कहते हैं ज़रा जानते हैं हम लोग। बहुब्रीहि समास उन दो या दो से अधिक पदों में होता है जो मिलकर किसी अन्य नाम का विशेषण बन जाते हैं, यानी विशेषता बताने वाले होते हैं। जैसे चक्रम पानो यस्य सह, जिसके हाथ में चक्र हो वह, इसको क्या कहेंगे? चक्रपाणी। अब जानते हैं कि यह जो है किसी के अन्य के नाम की विशेषता है। विष्णु भगवान को हम चक्रपाणी भी कहते हैं, तो उनके लिए यह प्रयुक्त हुआ है। बहुब्रीहि समास दो प्रकार का होता है, एक है समानाधिकरण बहुब्रीहि, दूसरा है व्यधिकरण बहुब्रीहि। अंतर क्या है इनमें? तो समानाधिकरण बहुब्रीहि में विग्रह वाक्य में, यानी जब हम विग्रह करते हैं समस्त पद का, तो उस वाक्य में सभी पद प्रथम विभक्त्यंत होते हैं, यानी सभी पदों का जो अंत होता है वो प्रथमा विभक्ति के साथ होती है। जैसे पीतानी अंबरानी यस्य सह पीतांबर, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें प्रथमा विभक्ति है। पीतानी अंबरानी, पीत यानी जो कलर का नाम है पीत, और अंबरानी यानी अंबर मतलब वस्त्र होता है, तो जिसका पीला वस्त्र है वह। तो इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों में प्रथमा विभक्ति है, पीत में भी और अंबर में भी। वैसी प्रकार से श्वेतानी अंबरानी यस्य सह श्वेतांबरा हो गया। विमला बुद्धि यस्य सह, तो विमल बुद्धि। व्यधिकरण बहुब्रीहि क्या होता है? तो इसमें व्यधिकरण बहुब्रीहि समास में पूर्व पद यानी पहले वाला पद तथा उत्तर पद यानी बाद वाला पद दोनों में भिन्न भिन्न विभक्तियाँ आती हैं, यानी कि एक जैसी विभक्ति नहीं होगी। एक जैसी विभक्ति हो जाएगी तो समानाधिकरण हो जाएगा, उसमें प्रथमा विभक्ति होती है दोनों में, इसमें अलग अलग विभक्तियाँ होंगी। जैसे कंठे कालह यस्य सह कंठ कालह, कंठे इसमें सप्तमी विभक्ति है, कालह इसमें प्रथमा विभक्ति है। तो देख सकते हैं आप इसमें अलग अलग विभक्तियाँ हैं, इनमें कंठ कालह बना इससे समस्त पद, इसको हम कहेंगे व्यधिकरण बहुब्रीहि का उदाहरण। इसी प्रकार से चक्रम पानो यस्य सह, जिसके हाथ में चक्र हो उसको क्या कहेंगे? चक्रपाणी कहेंगे। इस प्रकार से आप बहुब्रीहि समास के दोनों भेदों को समझ गए होंगे। अगला समास जो है वो है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिस समास में दोनों पदों के अर्थ की प्रधानता हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक संज्ञाएं इस तरह जुड़ी रहती हैं कि उनके मध्य यानी बीच में च छिपा रहे, तब द्वंद्व समास होता है। जैसे कृष्णश्च अर्जुनश्च, कृष्ण और अर्जुन दोनों प्रधान हैं, इसमें दोनों के अर्थ प्रधान है, इसलिए द्वंद्व समास के अंतर्गत आ रहा है। और जब इनको हम समस्त पद के रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे कृष्णा अर्जुनो, कृष्ण अर्जुन। तो आप देख सकते हैं इसमें च जो है वो छिप गया है। इसी प्रकार से मृगश्च काकश्च, तो मृग काको। द्वंद्व समास प्रधानतः तीन प्रकार का होता है, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व। तीनों के बारे में हम लोग बारी बारी जानते हैं। इतरेतर द्वंद्व इस समास में दो पदों के समास के साथ द्विवचन और दो से अधिक पदों के समास के साथ बहुवचन आता है। इसमें लिंग का विधान अंतिम पद के लिंग के अनुसार होता है, यानी जो अंतिम पद होगा उसका जो लिंग होगा उसी के अनुसार समस्त पद का लिंग होगा। जैसे माता च पिता च, माता और पिता दोनों को मिला के क्या बना? माता पितरौ। कंदन च मूलन च फलन च, इसमें तीन हो गए, इसलिए इसमें बहुवचन हो जाएगा इसमें। तो कंदमूल और फलानी, फल देख रहे हैं अंतिम पद जो है उसमें ये चूँकि नपुंसक लिंग है इसलिए नपुंसक लिंग ही हुआ इसका समस्त पद। कंदमूल फलानी, फलम फले फलानी होता है। समाहार द्वंद्व में क्या होता है कि इस समास में समाहार यानी समूह का बोध होता है। समस्त पद में नपुंसक लिंग का एक वचन आता है। जैसे दधि च घृतम च अनयोः समाहार, दही और घी का दोनों का समाहार समूह क्या कहलाएगा? दधि घृतम। इस प्रकार से अहश्च रात्रिश्च, यानी दिन और रात दोनों के समूह को अहोरात्रम कहेंगे। और सब देख सकते हैं नपुंसक लिंग है और एक वचन है। अगला है एक शेष द्वंद्व। इसमें इस समास में विग्रह में प्रयुक्त अनेक पदों में से एक ही पद शेष रह जाता है, यानी बहुत सारे पद रहेंगे उनमें से कितने पद? एक रह जाएगा, एक ही, इसलिए इसका नाम ही है एक शेष पद। उदाहरण देख सकते हैं,
और अर्थ के अनुसार वचन का प्रयोग होता है। जैसे माता च पिता च, दोनों में से एक ही रह गया पितरौ। अर्थ के अनुसार वचन का प्रयोग किया जा रहा है, देख सकते हैं द्विवचन का प्रयोग किया गया। पुत्रश्च पुत्री च, तो दोनों को एक साथ लिखेंगे पुत्रो, देख सकते हैं इसमें पुत्री गायब हो गया, एक ही रह गया शेष। तो ये हो गया आपको एक शेष द्वंद्व का उदाहरण। तो इस प्रकार से आपने देखा विग्रह में जो प्रयुक्त हैं वो एक ही रह जाते हैं, एक शेष द्वंद्व हो गया। तो द्वंद्व समास के भी आपने प्रकारों को जान लिया। इसके अलावा आपको क्या करना है कि जो प्रमुख समास और उसके विग्रह दिए हुए हैं उनको आपको स्मरण कर लेना है, ताकि परीक्षा में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। आप किसी भी गेस्ट पेपर से गाइड से आप प्रमुख समास को याद कर सकते हैं। ऐसे पिछले वीडियो में भी हमने कुछ लिस्ट कर दिए हैं, उनको आप देख लीजिएगा और उनका समास पद और समास विग्रह ध्यान से पढ़ लीजिएगा, तो आपको परीक्षा में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।